हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस किया था संधारित्र पर। चैप्टर का नाम था वैद्युत धारिता और उसमें हमने आपको बताया था आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। हमारा उसी में चैप्टर में अगला पोर्शन है संधारित्र कैपेसिटर। इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये संधारित्र या कैपेसिटर क्या है। सबसे पहले जानिए संधारित्र, जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। संधारित्र क्या है? संधारित्र का मतलब धारण करने की क्षमता से, मतलब कोई भी एक ऐसा उपकरण बनाइए जिसमें आकार और आकृति में बिना परिवर्तन के आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित कर ले जाते हैं, तो उसी व्यवस्था का नाम क्या बन जाएगा? संधारित्र। इसका मतलब संधारित्र एक समायोजन है जिसके जरिए आप उसके आकार या आकृति में बिना परिवर्तन के आवेश की एक बड़ी मात्रा उसके ऊपर संचित कर ले जाते हैं। इस व्यवस्था का नाम संधारित्र होगा। तो आप इसमें लिखेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित की जा सके उसे संधारित्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? अंग्रेजी होगी कैपेसिटर और धारण करने की क्षमता है। किसी भी आकार का हो, कोई भी आकार का बन सकता है, लेकिन जनरली जब संधारित्र का नाम लिया जाता है तो संधारित्र में एक अलग तरह की व्यवस्था होती है। आपको बताया जाएगा भी किस आकार में वो दिखेगा। फिलहाल आपने पढ़ा संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार व आकृति में बिना परिवर्तन के आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित की जा सकती है। कैसे दिखेगा ये? आपके पास इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेटें जो एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं। एक प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इनमें से एक प्लेट जो होगा ये सोर्स से जोड़ा जाएगा। इस तरह से दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर इनको लगा करके खड़ा कर दिया जाता है। ये विद्युत रोधी स्टैंड हैं जिन पर इनको खड़ा किया जाता है। ये संधारित्र हैं। विद्युत रोधी स्टैंड पर इनको खड़ा कर दिया जाता है। बना भी लेंगे। इसमें दो प्लेटें हैं, एक एक्स है और दूसरी वाई है। इनमें से एक प्लेट को आप मेन सोर्स से जोड़ देते हैं, माने इसमें जिससे आवेश दिया जाए उससे जोड़ दिया जाता है, या हम कह लें कि प्लेटों से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से मेन सोर्स से दिया जाता है, यहीं से आवेश इसको दिया जाएगा। जब भी आप आवेश देंगे तो यक्स प्लेट के भीतरी तल पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, अगर यहां से क्यू कूलाम का आवेश दिया जाएगा तो पहली प्लेट के भीतरी तल पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश हो जाएगा। प्रेरण के कारण दोनों प्लेटें काफी नजदीक हैं, इसलिए प्रेरण के कारण दूसरे के भीतरी तल पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उतना ही क्या? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा। प्रेरण के कारण वाई प्लेट के बाहरी सिरे पर उतना ही प्लस क्यू कूलाम का आवेश हो जाएगा। तो जो भी आवेश आप दिए हैं वो एक प्लेट से चलकर दूसरी प्लेट में चला गया। अभी ये व्यवस्था संधारित्र नहीं, ध्यान दीजिए, अभी जो भी आपने बनाया है ये व्यवस्था संधारित्र नहीं है, क्योंकि आपने जब भी आवेश दिया तो आवेश इसके बाहरी प्लेट पर पहुंच गया। अब ये आवेश और नहीं लेगा क्योंकि आवेश पास नहीं हो रहा है। यदि इसी को, जो भी आपने व्यवस्था बनाई थी, इसी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, अगर ऐसे ध्यान से देखा जाए और इसकी दूसरी प्लेट को आप पृथ्वी से जोड़ दें तो यही व्यवस्था संधारित्र का रूप ले लेगी। इसी तरह की व्यवस्था आपने बनाई है। इसमें जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को आप पृथ्वी से जोड़ दें, दूसरी प्लेट को ले जा करके अर्थ से जोड़ दें, तो इस व्यवस्था का नाम संधारित्र होगा। इसके जो बाहरी तल पर प्लस चार्ज थे ये पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से वैधता उदासीन हो जाएंगे। तो जितना भी आवेश आप देते जाएंगे समस्त आवेश पृथ्वी में जाता जाएगा और इस व्यवस्था का नाम क्या बन जाएगा? संधारित्र। तो उम्मीद है कि आप संधारित्र जान पाए होंगे।
अब आप ध्यान दीजिए, दूसरी प्लेट जो आपने बनाई है उसको अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पर Q कूलाम का आवेश दिया आपने, इसके भीतरी तल पर प्लस Q, इसके भीतरी तल पर माइनस Q, इसके बाहर वाले पर प्लस Q कूलाम का आवेश होगा। अगर सब प्लस है और पृथ्वी से इसको जोड़ दिया तो पृथ्वी से जाने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनों से ये सभी बाहरी आवेश वैद्युता उदासीन हो जाएगा। तो इस व्यवस्था का नाम क्या बन जाएगा? संधारित्र। तो संधारित्र क्या है आपको मालूम हो गया। ना तो आपने इसका आकार बदला है, ना ही इसकी आकृति आपने बदली, फिर भी आवेश जितना चाहे उतना आप इसमें ग्रहण करा सकते हैं, इसलिए इस व्यवस्था का नाम संधारित्र होगा। ध्यान रहे, संधारित्र जब भी कभी बनाना होगा तो सीधे सीधे आप संधारित्र को इसी तरह से बनाएंगे। ये कंप्लीट संधारित्र नहीं है क्योंकि इसमें फिर दूसरी प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट नहीं है, इसको आप संधारित्र कहेंगे, क्योंकि जो भी आवेश देंगे समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है और इसके ऊपर आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित की जा सकती है। तो इस व्यवस्था का नाम संधारित्र होगा। हमें पढ़ना है अगला पॉइंट, इसकी धारिता हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया संधारित्र की धारिता। अगला पॉइंट है हमें जो इसमें पढ़ना है वो है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता माने इसी का कैपेसिटर के लिए हम उसकी धारिता को मेजर करेंगे। संधारित्र की धारिता क्या है? संधारित्र की धारिता आप सीधे वैद्युत धारिता पढ़ें, C = Q/V। सेम वही चीज यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। संधारित्र में दो प्लेटें, किसी एक प्लेट को ही आवेश देते हैं। संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश और उसके कारण दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न हुआ वैद्युत विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाता है। इसका मतलब संधारित्र की धारिता दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश एवं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र कोई भी आप बनाएंगे तो उसकी धारिता आप निकाल सकते हैं। अतः धारिता संधारित्र की धारिता C बराबर, फार्मूला भी लिख लेंगे, दिया गया आवेश अगर Q है और विभवांतर प्लेटों के बीच B है तो संधारित्र की धारिता का सूत्र C = Q/V होगा। आप पहले भी पढ़े हैं, C = Q/V होगा। तो किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र के एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उसके विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। C से लिखते हैं C = Q/V होगा। मात्रक आप पहले भी पढ़े हैं, इसका मात्रक आप लिख भी लेंगे एक बार और भी। इसका मात्रक होगा कूलाम/वोल्ट या फिर फैरेड। कूलाम/वोल्ट या फिर फैरेड, थर्ड टर्म में F से लिखते हैं। विमा आप निकाल ले जाएंगे। तो आपने पढ़ लिया, इसकी विमा भी लिख लीजिए क्योंकि वहाँ शायद नहीं बताया गया था। तो विमा हो जाएगा कूलाम जो आपने लिखा है उसकी विमा 80 और इसका हो जाएगा ml² T⁻³ और A⁻1 जूल बाई कूलाम। तो ml² T⁻³ A⁻1 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा m⁻1। L को ऊपर ले जाइए L⁻², T को ऊपर ले जाइए T⁻4 बन जाएगा और A को ऊपर ले जाएंगे A⁻2। तो विमा हो जाएगी m⁻1, L⁻², T⁻4 और A⁻2। तो आपने पढ़ लिया संधारित्र क्या है और संधारित्र की विमा भी आपको मालूम हो गया। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार व आकृति के बिना परिवर्तन किए आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित की जा सकती है। अब हमें पढ़ना है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को सबसे पहला पॉइंट है जो प्लेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एरिया। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा संधारित्र की धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट है प्लेटों का क्षेत्रफल। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है प्लेटों का
क्षेत्रफल। तो अब हमें जानना है कि प्लेटों का क्षेत्रफल किस तरह से धारिता को प्रभावित करता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्लेट की मोटाई बढ़ाएंगे आच्छादित क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा और उसमें संचित हुए आवेशों की संख्या का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो आप ये सीधे कह सकते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता किस पर डिपेंड करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल की पर निर्भर करती है। यानी हम कहेंगे संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब आप समझते हैं C प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू A। मतलब पहला पॉइंट आपको मालूम हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र यानी समान संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाएंगे तो जो आवेशन यानी प्रेरण की प्रक्रिया होती है वो वीक हो जाएगी और आवेश हवा में चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, जिसके कारण धारिता का मान घट जाएगा। जैसे ही आप आवेश देंगे तो पहला प्लेट फुल चार्ज हो जाएगा, दूसरे पर आवेश नहीं जाएगा। इसका मतलब डिपेंड करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी। अब हमें जानना है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो ये प्रेरण की प्रक्रिया तीव्र गति के साथ होगा, आवेश जल्दी जल्दी वहां पहुंचेगा, अर्थात धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब आप समझते हैं, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू 1/D। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता का मान घट जाएगा और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाएंगे तो घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, एक और बातें इसमें निर्भर करती हैं। तीसरा, प्लेटों के बीच में हम कोई ऐसा चीज भर दें जो आवेश को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाने में थोड़ा और फास्ट कर दे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो इसके बीच में भरा जाता है उसी को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये संधारित्र की धारिता को हमेशा बढ़ाएगा ही। अगर अंदर आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या है, जैसे ही परावैद्युत पदार्थ आप भरेंगे, कोई भी मटेरियल आप अंदर भरते हैं तो जैसे ही आवेश एक प्लेट पर पहुंचेगा, प्रेरण के कारण तुरंत ही दूसरे प्लेट पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करेगा परावैद्युत पदार्थ पर। हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ माने ये भी परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी ये भी संधारित्र की प्लेटों को प्रभावित करने वाला कारक परावैद्युत पदार्थ भी है। और किस प्रकार प्रभावित करेगा, समांतर प्लेट संधारित्र यानी संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू K। इसका मतलब बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिए जाते हैं तो फिर उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो या तो आप निर्वात रखेंगे या वायु रखेंगे या फिर कोई ना कोई मटेरियल भरेंगे। इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ जो भरे जाते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से भरे जा सकते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ में कांच भरा जा सकता है, मोम भरा जा सकता है, पैराफिन भरा जा सकता है या कोई भी और पदार्थ, कागज भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। ये सब भर करके परावैद्युत पदार्थ भर करके आप उसकी धारिता का मान बढ़ा सकते हैं।
तो जैसे ही प्रावैधिक पदार्थ आप भरेंगे, आवेश तेजी से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाएंगे तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने पढ़ लिया संधारित्र क्या है। एक ऐसा समायोजन जिसमें आकार या आकृति के बिना परिवर्तन के आवेश की एक बड़ी मात्रा संचित की जा सकती है, उसे आप संधारित्र कहते हैं। संधारित्र दिखेगा कैसे आपको बताया गया। संधारित्र की धारिता के लिए इक्वेशन बताया गया, C = Q/V। मात्रक और विमा भी पढ़ लिया। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल है, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी है और तीसरा प्रावैधिक पदार्थ है। बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो धारिता का मान घट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के अनुपाती, और प्रावैधिक पदार्थ की अनुक्रमानुपाती होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे जाने वाले 3 प्रावैधिक पदार्थों के नाम। तो आपको मालूम है कांच, मोम, पैराफिन, अभ्रक या धातु की कोई भी प्लेट उसके अंदर भरी जा सकती है, जिससे धारिता का मान बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है, अगला जो हमें पॉइंट पढ़ना था उसमें है प्रावैद्युत। जो भी पदार्थ हम भरते हैं उसी प्रावैद्युत के बारे में पढ़ना है कि उस प्रावैद्युत का सामर्थ्य क्या होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रावैद्युत सामर्थ्य। किसे कहेंगे? प्रावैद्युत सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रावैद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाई इलेक्ट्रिक पावर। प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या है इसके लिए भी हम जानेंगे। जैसे जो भी प्रावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं, आप याद करिए कि जो भी आपने मोम या कागज या पैराफिन आप रखे हैं, तो जब आप प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस प्रावैद्युत पदार्थ में भंजक शुरू हो जाएगा। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद भी अगर वो सहन कर ले जा रहा है तो वही क्या कहलाएगा? प्रावैद्युत सामर्थ्य। इसका मतलब जिस पर वो टूटने से बच जाए, अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें तो वो भंजित हो जाए यानी टूट जाए, तो उसी वैद्युत क्षेत्र को आप प्रावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो आप लिखेंगे किसी प्रावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर प्रावैद्युत पदार्थ जिस पर नहीं बल्कि जिसको लिखिए, जिसको प्रावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन के बिना सहन कर ले, उसे प्रावैद्युत पदार्थ का प्रावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या है ये आपने मालूम कर लिया। हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अंदर प्रावैद्युत पदार्थ भरा है, आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर ये सुरक्षित बना के टूटे ना, थोड़ा सा और बढ़ा दे टूट जाए, तो जो भी वैद्युत क्षेत्र अधिकतम आप अप्लाई करते हैं और उसके भंजक के बिना वो सह ले जाए, टूटने ना पाए और आराम से झेल ले जाए, तो उसी वैद्युत क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? प्रावैद्युत सामर्थ्य। इसी में एक और पॉइंट हमको पढ़ना है, भंजक विभवांतर। इसी में एक और पॉइंट जिसकी डेफिनेशन आपको जाननी है, उसका नाम है भंजक विभवांतर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, भंजक विभवांतर। अब ये भंजक विभवांतर क्या है? प्लेटों के बीच में आप विभवांतर लगाते हैं और विभवांतर के मान को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा जब वो टूटना शुरू हो जाएगा। कौन? प्रावैद्युत पदार्थ। तो जिस न्यूनतम विभवांतर पर आपका प्रावैद्युत पदार्थ भंजित हो जाए, उसी को आप भंजक विभवांतर कहेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है भंजक विभवांतर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको पढ़ना है उसका नाम है भंजक विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रेक डाउन माने टूटना, जिस पर वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर प्रावैद्युत पदार्थ का भंजन प्रारंभ हो जाता है, उसी का नाम क्या है? भंजक विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पढ़ना है किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, लिख लीजिए इसको,
किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच आरोपित वह न्यूनतम विभवांतर के बीच आरोपित, अधिकतम या न्यूनतम कुछ भी लिख लीजिए, के बीच आरोपित वह अधिकतम विभवांतर, अधिकतम विभवांतर जिस पर प्रावैद्युत पदार्थ का भंजक, प्रावैद्युत पदार्थ का भंजन प्रारंभ हो जाए, जिस पर प्रावैद्युत पदार्थ का भंजन प्रारंभ हो जाए उसे भंजक विभवांतर कहेंगे। उसे किस नाम से जानेंगे? भंजक विभवांतर, उसे भंजक विभवांतर कहेंगे। ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने दो अलग डेफिनेशंस पढ़ ली, एक का नाम है प्रावैद्युत सामर्थ्य और दूसरे का नाम है भंजक विभवांतर। हमारा अगला पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये आपसे 2 नंबर में डेरिवेशन, 4 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है धारिता के लिए व्यंजक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक डेरिवेशन है जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र का जिक्र किया गया, जो अभी बनाए हैं आप, उसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको डेरिवेट करना है कि क्या व्यंजक आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनेगा? 2 प्लेटें हैं, आमने सामने रख दी जाएंगी, जैसे ये है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रख दी जाएंगी। तो आपको पता है जब पहले को आवेश देंगे तो पहले के भीतरी तल पर प्लस क्यू, दूसरे के भीतरी तल पर माइनस क्यू, और जुड़ा है पृथ्वी से, तभी वो संधारित्र होगा, समस्त आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो अब डेफिनेशन में समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये आप जानते हैं, तो हम मान लेंगे, सीधे हमको डेरिवेशन करना है। माना कि 2 समांतर प्लेटें x एवं y, x एवं y वायु में स्थिर रखी, इनके बीच के माध्यम का एक प्रावैद्युत पदार्थ भरा, इनके बीच की दूरी, इतनी चीजें मान लेंगे, इनके बीच की दूरी d। तो आपने बहुत सारी चीजें मान ली। आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र का जिक्र किया जाए तो जो फिगर अभी आप बनाए वही दिमाग में चलना चाहिए। कई प्लेटें होंगी? 2, एक को आप प्लेट x कहेंगे और दूसरी को प्लेट y कहेंगे। इस तरह से 2 समांतर प्लेटें बनाएंगी। इन दोनों समांतर प्लेटों में से दूसरी प्लेट को आपको पृथ्वी से जोड़ना है। जब तक ये पृथ्वी से नहीं जुड़ेगा तब तक ये संधारित्र नहीं होगा, और आपने हेडिंग में ऑलरेडी क्या रखा है? संधारित्र। तो ये संधारित्र तभी बनेगा जब इसको आप पृथ्वी से जोड़ेंगे। तो आपके पास 2 प्लेटें हो गई जो किसी स्टैंड पर इस तरह से खड़ी हुई। अब आपने इसको पृथ्वी से जोड़ रखा है, तो जब आप दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ेंगे तभी ये संधारित्र होगा। तो इस फिगर को बना भी लेंगे। इस तरह से आपने इसको जोड़ दिया, अर्थ से ले जाकर यहाँ ई लिख देंगे, अर्थ से जुड़ा है। पहली प्लेट को आप सोर्स से जोड़ देंगे, जहां से इसको आवेश देना है। तो पहली प्लेट को आपने सोर्स से जोड़ दिया, इस तरह से आपने यहाँ पर Q कूलम का आवेश दिया। प्रेरण के कारण पहले के भीतरी तल पर प्लस चार्ज हो जाएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। पहले के भीतरी तल पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज, और दूसरे के भीतरी तल पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बीच के सभी स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम आकलन करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होगी, और सभी स्थानों पर एक समान होगी। ये आप पढ़ चुके हैं। दो विपरीत प्रकृति की समांतर प्लेटें यदि एक दूसरे के समीप रखी हैं तो उनके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा यह आप पढ़ चुके हैं। इनके बीच की दूरी d माने हैं। आपको पता है कि जो बीच के स्थान होंगे उन सभी स्थानों पर तीव्रता का मान एक समान होगा, सिवाय किनारों को छोड़कर। किनारे
खुले हुए हैं, इसलिए वहां पर तीव्रता का मान एक समान नहीं होगा। लेकिन प्लेटों के बीच में समस्त जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। तो आपने क्या क्या चीजें मानो, आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसमें दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया, उनके बीच की दूरी को क्या मान लिए हैं आप, उनके बीच की दूरी को डी माने। मान लेते हैं पूरे माध्यम में यानी बीच के पूरे हिस्से में के माध्यम का एक परावैद्युतांक भरा हुआ है, और हमें ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं प्लेटों पर सेम प्रकार के आवेश हैं, तो प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, गॉस की प्रमेय में। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें धारिता ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। कितनी होगी, एक समान होगी, और उसका परिमाण एक समान भी होगा, और उसका परिमाण आपने पढ़ा है। दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक के आपने इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पर E इक्वल टू आपको मिलेगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0। पढ़ लिया आपने। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मालूम हो गई, E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर एवं प्लेटों पर आवेश q कूलाम, आवेश q कूलाम हो, तो सिग्मा बराबर आपने पढ़ा है q बाई ए, क्वेश्चन पढ़े हैं, सिग्मा बराबर कितना, q बाई ए। तो E बराबर, तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू Q बाई A एंड डिवाइड बाई K एप्सिलॉन 0, R इज इक्वल टू Q बाई K A एप्सिलॉन 0। ये क्या है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र जो किनारों को छोड़कर सभी जगहों पर एक समान होगा। किनारे पर तीव्रता का मान कम क्यों होगा, क्योंकि किनारे खुले हुए हैं। तो आपने पढ़ लिया किनारों को छोड़कर अगर सभी जगहों पर तीव्रता का मान एक समान होगा तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू आपको मिलेगा Q डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन 0। अब हमें पता करना है प्लेटों के बीच विभवांतर। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, विभवांतर होगा। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर V हो, तो V बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है E इंटू डी, फार्मूला पढ़े हैं E बराबर कितना, E इंटू डी। ये सूत्र आपको बताया गया था E इज इक्वल टू B बाई डी से। E इज इक्वल टू क्या, B बाई डी। तो प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तो B बराबर E इंटू डी। E का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, तो B बराबर आपको मिलेगा Q एंड डिवाइड बाई A K A एप्सिलॉन 0 और इंटू D। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से आपने A का मान रख दिया। B इज इक्वल टू हो गया Q डिवाइड बाई Q D डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन 0। लेकिन अब इसको ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और हम क्या जानते हैं, उसके बीच विभवांतर। यदि समांतर प्लेट यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, तो C बराबर Q बाई B। आपने डेफिनेशन पढ़ा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि C हो तो C इज इक्वल टू Q बाई D होगा, Q बाई B होगा। मान रख देते हैं, B का मान समीकरण 2 से रखने पर, इसका मान B का मान समीकरण 2 से रख दीजिए, 2 से रखने पर समीकरण 2 से इसका मान रख देंगे तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू Q बाई B की वैल्यू है QD, ध्यान दीजिए QD एंड डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन 0। Q से Q कट जाएगा, ये K A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, तो धारिता का इक्वेशन आपको मिल जाएगा K A एप्सिलॉन 0 एंड डिवाइड बाई D।
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, जहाँ के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ए क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और डी प्लेटों के बीच की दूरी। इसके पहले आपको बताया गया था C प्रोपोर्शनल टू के होगा, C प्रोपोर्शनल टू ए होगा और C प्रोपोर्शनल टू 1/d होगा। इस बात का प्रूफ भी आपने पढ़ लिया, किन किन चीजों पर निर्भर करता है मालूम कर लिया आपने। अब यदि ऐसा हो जाए कि प्लेटों के बीच वायु भरा, पता करते हैं कि और क्या कंडीशन होगा। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो धारिता क्या होगी, धारिता बदलेगी और कम हो जाएगी। तो धारिता C0 बराबर आपको मिल जाएगा 1 इंटू ए एप्सिलॉन 0 एंड डिवाइड बाई डी, और C0 बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी। तो ये वायु संधारित्र की धारिता है, जो अभी अभी आप पढ़े हैं, फैराड है ये। वायु संधारित्र की धारिता का इक्वेशन होगा C0 बराबर ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी, और यदि पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा है तो फार्मूला होगा के ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी। समीकरण 3 को 4 से भाग कर दीजिए। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर, अगर इसको भाग कर देते हैं, भाग करने पर दिखाई देगा शायद, 3 को 4 से भाग कर रहे हैं, C बाई C0 R इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी एंड ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी। ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी कट जाएगा तो आपको मिलेगा R C बराबर K इंटू C0, C बराबर K इंटू C0। ये विकल्प के रूप में आपसे बहुत पूछा जाता है। C परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता है और K परावैद्युत पदार्थ की धारिता, C0 वायु संधारित्र की धारिता है। इसका मतलब परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता की K गुने के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। यही बात आपको पहले भी बताया था। C इज इक्वल टू के इंटू C0, जैसे जैसे आप संधारित्र को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो इक्वेशन आपने पढ़ लिया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जनरल फार्मूला आया C इज इक्वल टू, आपने जो जनरल फार्मूला पढ़ा तो उसमें आपको बताया गया संधारित्र प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए इक्वेशन पढ़ना है, जबकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। अभी जो पढ़े हैं इसमें पूरा भरा था, और अब हम पढ़ेंगे प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ अगर भरा है तो धारिता क्या होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी भी वही टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा। ध्यान दीजिए, वहां जो इसके पहले टॉपिक आपने पढ़ा था उसमें और इसमें केवल एक ही बात का अंतर है। इसके पहले वाले डेरिवेशन में परावैद्युत पदार्थ आपने पूरे में भरा है, और यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। आंशिक रूप का मतलब थोड़े से हिस्से में भरा है। मान लीजिए कि आपके पास ये समांतर प्लेट संधारित्र था, इसकी एक प्लेट को आपने अर्थ से जोड़ रखा। अब जनरली पढ़ लेते हैं, एक बार तो आप बना ही चुके हैं। इसको आपने पृथ्वी से जोड़ दिया है, इसी के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया जिसकी मोटाई T और इसका परावैद्युतांक K। ध्यान दीजिए, तो आपके पास ये टॉपिक बना, एक प्लेट X था, दूसरी प्लेट Y है, इसकी मोटाई D, जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं इसकी मोटाई कितनी है D, और D नहीं बल्कि T मानिए, और पूरे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को D दे दिया गया। पता चला? तो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र अभी भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ थोड़े से हिस्से में रखा गया है जिसकी मोटाई कितनी है T,
और बाकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। तो टॉपिक भी वही है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तब इसकी धारिता क्या होगी। माना कि प्लेटों के बीच की दूरी d है, पूरी दूरी कितनी है, d, तथा दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई एवं k प्रावैद्युतांक का एक प्रावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है, जैसा चित्र में दिखाया गया। तो आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेट x और y हैं, इनके बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, इसके बीच में k माध्यम का एक प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया गया जिसकी मोटाई t है। तो अब ये पता करिए कि कितने हिस्से में वायु होगा। अगर बीच में आपने t मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ था ना रखा होता तो d हिस्से में पूरे में वायु भरा होता। तो अगर आपने t में प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया, कितना बचा, d माइनस टी। इसका मतलब d माइनस टी हिस्से में वायु होगा और t मोटाई में प्रावैद्युत पदार्थ होगा। तो सब दोनों जगहों पर तीव्रता अलग अलग होगी, वायु की तीव्रता अलग होगी और प्रावैद्युत पदार्थ में तीव्रता अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, तो प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो भी प्रावैद्युत पदार्थ आप यूज किए हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रावैद्युत पदार्थ के लिए E से लिखेंगे, E इज इक्वल टू आपको मिलेगा सिग्मा बाई K एप्सिलॉन 0। K क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रावैद्युत पदार्थ पर प्रावैद्युतांक K है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई K एप्सिलॉन 0, परंतु सिग्मा की जगह पर Q बाई A भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई K एप्सिलॉन 0, R इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन 0। ये कहाँ है तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच में। तीव्रता मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है और तीव्रता के लिए इक्वेशन हो गया E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन 0। कहां पर, प्रावैद्युत पदार्थ में। अभी कुछ हिस्सा खाली है जिसमें क्या भरा है, वायु। पुनः और मालूम करते हैं, पुनः D माइनस टी, ध्यान दीजिए D माइनस टी में वायु है, पुनः D माइनस टी मोटाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां वायु भरा है, जहां क्या है, वायु भरा है, वहां तीव्रता क्या होगी, E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई K हट जाएगा और एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, परंतु सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0, R इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन 0। इसका मतलब अंदर दोनों जगहों पर तीव्रताएं अलग अलग हैं। वायु में तीव्रता आ गई Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और जबकि प्रावैद्युत पदार्थ में तीव्रता हो गई Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। तो हमें केवल तीव्रता ही नहीं चाहिए बल्कि हमें विभव भी ज्ञात करना है, बिना विभव के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब हमें इस प्लेटों के बीच में विभवांतर मालूम करना है। तो प्लेटों के बीच में दोनों स्थान पर जब तीव्रता अलग अलग है तो विभवांतर भी अलग होगा। तो प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि हमें धारिता चाहिए, धारिता में C इज इक्वल टू Q अपॉन B चाहिए, B माने विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर क्या चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर B बराबर होगा कहां कहां पर, दोनों जगह पर जितनी विभवांतर आएंगे विभव एक अदिश राशि सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो B बराबर कहां पर, प्लेट में विभवांतर प्लस वायु में विभवांतर। प्लेट में विभवांतर, प्लेट का मतलब आप समझते हैं के माध्यम के, और प्लस वायु में विभवांतर, इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा विभवांतर। प्लेट में विभवांतर क्या होगा, E इंटू टी। ध्यान दीजिए प्लेट की मोटाई कितनी थी, T, तो B बराबर ED होता है। B बराबर क्या, ED, तो उसकी मोटाई T थी, वहां पर तीव्रता E है तो मोटाई T होगा, ET हो जाएगा। प्लस वायु में विभवांतर निकालेंगे तो वायु में धारिता तीव्रता है E0 और मोटाई है D माइनस टी।
समझ पाए होंगे। ई का और ई जीरो का मान रख दीजिए। ई की वैल्यू क्या मिली थी, Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो और इंटू टी, और ई जीरो का मान है Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो और इंटू डी माइनस टी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो जा रही, इसको कॉमन कर लेंगे। Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी बाई के और प्लस डी माइनस टी। ध्यान दीजिए, तो आपको यही मिलेगा टी बाई के और प्लस डी माइनस टी। तो प्लेटों के बीच में क्या मालूम कर लिया, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जब विभवांतर मालूम हो गया धारिता निकाल सकते हैं। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है तो वही चीज, संधारित्र की धारिता C बराबर परिभाषा से C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। कहां से, ये परिभाषा का फार्मूला है, परिभाषा से आप इस्तेमाल करेंगे। B का मान रख दीजिए, तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई बी की वैल्यू Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाई के, हमने आगे पीछे लिख दिया, D माइनस टी प्लस टी बाई के कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे B का मान रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रख दिए, Q से Q कट जाएगा और ये ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, तो धारिता के लिए इक्वेशन मिल गया ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का इक्वेशन आपने मालूम कर लिया। कब, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। यदि प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का इक्वेशन होगा C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। यदि ये फार्मूला जो आपने डेरिवेट किया है अगर ये सही है तो इस फार्मूले से हम वहीं वापस पहुंच सकते हैं जहां हम इसके पहले पढ़े। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी पढ़ लेते हैं, उतार लीजिए इसको, और शर्तों के बारे में भी हम कुछ अध्ययन कर लेते हैं। निम्न स्थितियां यहाँ संभव है, विशेष स्थितियां, इसकी कंडीशंस पढ़ लें। विशेष स्थितियां माने यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन है यदि परावैद्युत पदार्थ पूरे में भर दिया जाए, यदि कभी ऐसा हो जाए कि परावैद्युत पदार्थ पूरे में भरा हो। देखिए क्या पिछला इक्वेशन मिलता है, यदि परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच के पूरे स्थान में भरा, टी मोटाई का ना रहे बल्कि डी मोटाई का हो जाए, पूरे स्थान में भरा हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में T बराबर D हो जाएगा। अगर पूरे में भरेंगे तो जितना उन दोनों के बीच का गैप था वही तो T होगा, उतना मोटा प्लेट रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से धारिता क्या होगी, तो समीकरण 2 से धारिता पता करते हैं कि धारिता क्या हो जाएगी। वही समीकरण 2 में मान रख देते हैं A एप्सिलॉन जीरो एंड डिवाइड बाई, यहाँ फार्मूले मान रखेंगे D माइनस टी की वैल्यू भी रख दीजिए, T जहाँ है वहां पर D रख देंगे और प्लस डी बाई के, ये डी से डी कैंसिल होगा, C बराबर हो जाएगा K ऊपर चला गया के ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई डी, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब वो एक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र बन जाएगा और उसकी धारिता का इक्वेशन होगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई डी। दूसरे में ऐसा कर सकते हैं आप कि जो भी परावैद्युत पदार्थ आपने भरा है उस जगह पर निर्वात कर दें, प्लेटों के बीच के पूरे स्थान में क्या कर दें, निर्वात। तो K जहां है, अगर प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर निर्वात कर देंगे तो T हट जाएगा, T इज इक्वल टू जीरो, और अगर T इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो A एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई D हो जाएगा। ये आप पढ़े भी हैं, K हट जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम परावैद्युत पदार्थ की जगह पर धातु की पट्टी भर दें, ध्यान रखिए उसके बीच में क्या रख दें, अभ्रक की प्लेट माने धातु की पट्टी रख दें, तो धातु की प्लेट के लिए K इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। यदि प्लेटों के बीच T मोटाई, प्लेटों के बीच कितनी मोटाई, T मोटाई की धातु की पट्टी हो, T मोटाई की धातु की पट्टी हो, धातु की पट्टी अगर भरा जाता है तो K इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। K इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। धातु की पट्टी के लिए उसका परावैद्युतांक इन्फिनिटिव होता है। तो समीकरण 2 से धारिता क्या मिलेगी, तो समीकरण 2 से धारिता C बराबर आपको मिलेगा A एप्सिलॉन जीरो एंड डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के।
t बाई k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, सिंस लिख लेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। धारिता का इक्वेशन हो जाएगा a एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई d माइनस टी। ये भी धारिता का इक्वेशन है जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके बीच में, प्लेटों के बीच में पतली पतली कई पट्टियां भर लें। तीसरा पॉइंट होगा, यदि प्लेटों के बीच एक पट्टी ना भरकर पतली पतली कई पट्टियां आंशिक रूप से भरी जाएं। यदि प्लेटों के बीच K1 K2 K3 एंड सो ऑन परावैद्युतांकों की पट्टियां रखी गई हैं, पूरे प्लेटों के बीच में नहीं, आंशिक रूप से ही रखी हूं, जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 एंड सो ऑन हो, तो धारिता क्या होगी? फार्मूला चेंज होगा, धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0, ध्यान दीजिए, डिवाइड बाई D की जगह पर तो D ही रहेगा, लेकिन T की जगह पर T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी पट्टियां रखी हैं, और प्लस जहां T बाई K लिखा है वहां पर आएगा T1 बाई K1 और प्लस T2 बाई K2 प्लस एंड सो ऑन। तो धारिता के लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगा, और अब धारिता के लिए इक्वेशन ये फार्मूला बन जाएगा जिसको आपको पढ़ना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का इक्वेशन आपने पूर्णतः पढ़ लिया। जब प्लेटों के बीच में वायु भरा हो या प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती हो तो धारिता आप पढ़ सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए इक्वेशन आपने पढ़ लिया। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है संधारित्रों की जोड़ने की रीतियां। तो अगले दिन बताया जाएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी आप लगभग 40-45 मिनट से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे में जो हमें पढ़ना है वो है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो संधारित्रों की जोड़ने की रीतियां हैं। दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। प्रतिरोध को जोड़ना आपने सीखा, उसी का व्युत्क्रम होता है। उसमें सीरीज में R = R1 + R2 होगा, तो यहाँ 1/C हो जाएगा। 1/C = 1/C1 + 1/C2। संधारित्रों को जब आप जोड़ लेंगे तो संधारित्रों के जोड़ने के पश्चात गोलीय संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है और ऊर्जा घनत्व है, और दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच में बल है। इतना पॉइंट और आपको पढ़ना है, अगले दिन बताया जाएगा।